हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आप लोगों का सब्सिडी पेपर है बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए उसका मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 के एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूं। आज आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी जो एक सब्सिडी पेपर है उसका एग्ज़ाम हुआ है, उसका आंसर की भी अपने चैनल से अपलोड किया जा चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और इकोनॉमी का 4-5 वीडियो अपलोड किया गया था। तो पहला तो रेखा गैस का क्लियर करवाए थे, फिर मनोरमा का क्लियर करवाए थे। उसके बाद से हैंड रिटन मैं 2-3 वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को करवाया था और लगभग वीडियो उन 3 वीडियो में से कवर था। लगभग क्वेश्चन जो था वो उसमें से आया था। चूँकि क्वेश्चन जो था थोड़ा लेवल उसका अच्छा था। लेवल इसलिए अच्छा था जो क्वेश्चन को रूट से लिया था। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी कमेंट आया जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपके वीडियो से मिला, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोले जो नहीं मिला। वो नहीं बोलने का तात्पर्य ये हुआ और उन्हें समझ में नहीं आया जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रूट लेवल से क्वेश्चन पूछ दिया। एक होता है जो डायरेक्ट आपको से पूछ देगा भारत की रानी कहाँ है, तो आप उसको आप याद करके गए हैं दिल्ली है दिल्ली है दिल्ली है। अब उसको उल्टा करके पूछ देगा दिल्ली भारत का क्या है, तो अब आपको वहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा राजधानी। तो ऐसा ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन वो सेट कर दिया था। वो भी 2-4 क्वेश्चन ऐसा था जो आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता, बाद बाकी सब कुछ ठीक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो देखे होंगे उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जो नहीं देखे होंगे उनका भी एग्ज़ाम अच्छा ही होगा क्योंकि वो अपने स्तर से प्रिपरेशन किए होंगे। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उससे मैं यही आग्रह करूंगा जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस चैनल से अभी के लिए ही नहीं, क्योंकि यह चैनल जो है वो परमानेंट है और मेरा क्लास जो है ऑफलाइन रेगुलर चल रहा है 5-7 सालों से। तो एक एक बातों को मैं जान रहा हूं और उस हिसाब से पहले तो गेस में जो क्वेश्चन दिया था उनका जो गेस होता है उसको आप लोगों को करवा दिया। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी मनोरमा और रेखा का वीडियो अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह मैं पूरे बुक का निचोड़ लाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अगर पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुलभ हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मेरा यह भी मकसद होता है जो आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक स्टेशन है, आप दिए वो निकले, फिर अगला स्टेशन फिर से कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा। जाना कहीं और है, मंजिल कहीं और है, लक्ष्य कहीं और है। तो आप एग्ज़ाम से आप लोग घबराइए मत और ध्यान से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम को एक फेस्टिवल मानिए और त्यौहार के रूप में लीजिए। एग्ज़ाम पढ़िए, अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। बस एग्ज़ाम ख़त्म, फिर अगला जो पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है रिजल्ट आएगा ये होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। पढ़ाई करना है, एक ही लक्ष्य पढ़ना, क्वालिटी एजुकेशन करना, क्योंकि कंपटीशन में आप जब जाइएगा तो ये मार्क्स आपका कोई काम का नहीं आएगा। आपके पास जो क्वालिटी होगा, आपके पास जो एजुकेशन होगा, वही आपको वहाँ पे काम करेगा। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए जो मेरा इतना सही हुआ उतना सही हुआ। जो सही हुआ वो सही हुआ, जो गलत हो गया गलत हो गया। आप जो गलत हो गया उसको सही कर नहीं सकते, तो आगे आप बढ़िए और देखिए क्या होता है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको देखेंगे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। यह एक वीडियो है और एक डिटेल्स वीडियो और आएगा इस पे, चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम 15 को ही है, समय बहुत कम है। तो यह वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद मैं एक वीडियो और पूरे बुक को कवर करके अपलोड कर दूंगा ताकि क्लियर हो जाए एक एक बातों को, कोई बात नहीं छोटी। तो पहला जो चैप्टर है वो है मुद्रा का मूल्य। देखिए मुद्रा का प्रारंभिक रूप है, तो मुद्रा का जो प्रारंभिक रूप है वो है वस्तु मुद्रा। मुद्रा का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या है? वस्तु मुद्रा। ध्यान से देखिए, और ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो वही होता है जो क्वेश्चन अगर थोड़ा भी अगर माइंड से सेट कर देता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन बस उस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर देता है और स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। जो ये थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरा है मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है? तो यह एक सहायक कार्य के अंतर्गत आता है जो मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। और मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है? तो सहायक कार्य के रूप में। अगला है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोणों से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो मुद्रा के परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है।
तो और यह जो है बांटने का जो आधार है वो प्रोफेसर किनले ने बांटा। देखिए यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उसका जो आंसर है उसको बता रहे हैं। उस क्वेश्चन से जुड़े और जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी हम बता रहे हैं, ताकि आपको कम समय में अधिक नॉलेज हो जाए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपको जो भी वैल्यूएबल कमेंट करना है वो करें। तो अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो आप 3 लिखेंगे। और यही अगर पूछ देगा जो मुद्रा की परिभाषाओं को 3 भागों में किसने बांटा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर किनले। और प्रोफेसर केन्स ने मुद्रा की परिभाषा को 4 भागों में बांटा है। देखिए अब यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है आपको। यहाँ पे तो मैं एक क्वेश्चन लिखे अर्थशास्त्रियों की दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप 3 याद कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए किनले ने मुद्रा की परिभाषा कितने भागों में बांटा, मतलब ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, तो क्वेश्चन तो आप पढ़े हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को जानते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए अगला है मुद्रा का प्रारंभिक या प्राथमिक कार्य। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वह विनिमय का माध्यम यानी या मूल्य का मापन। विनिमय का माध्यम, हम अगर किसी से कोई वस्तु लेते हैं ना तो उसके बदले में उन्हें मुद्रा देते हैं, तो यह मुद्रा का जो है वो प्राइमरी वर्क है। या दूसरा कह सकते हैं मूल्य का मापन, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो कीमत होता है ना वही मुद्रा का कार्य है। चलिए अगला है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। मुद्रा को अगर हम हृदय नहीं कहेंगे तो रक्त जरूर कहेंगे। यह कथन किनका है? यह कथन है ट्रेस्कोट का। ट्रेस्कोट ने कहा है जो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो, मतलब उनको लगता है जो हृदय है, अगर आप हृदय नहीं मानेंगे तो रक्त आपको जरूर मानना पड़ेगा। यह कथन जो है वो ट्रेस्कोट का है। अगला जो है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि मुद्रा जो है एक धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अगर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। मैं इस प्रकार से आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 7वां है मुद्रा का गौण कार्य। मुद्रा का गौण कार्य है विलंबित भुगतान का मान, या अब देखिए अब मुद्रा का गौण कार्य क्या है, तो विलंबित भुगतान का मान। अब मुद्रा से क्या होता है, समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है। मुद्रा से क्या होता है, समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है। चलिए अगला है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। मुद्रा का गौण कार्य है विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा का आकस्मिक कार्य है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा का आकस्मिक कार्य में होता है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा ने दूर किया है, तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसा प्रणाली था जो हम किसी वस्तु को अगर खरीदना चाहते हैं तो उस वस्तु के बदले में हमें वस्तु ही देना होता था, और यह बहुत ही कठिनाइयों भरा विनिमय था। क्योंकि अगर हमें मान के चलिए गाय लेना हो और हमारे पास बकरी है, तो हम बकरी से गाय को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बकरी का वैल्यू बहुत कम होगा और गाय का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मूल्य मापना भी कठिनाई था, एक्सचेंज करना भी कठिनाई था। तो ये सब परेशानी था, दोहरा संयोग नहीं हो पाता था। हमें जो चीज़ चाहिए दूसरों को चाहिए तभी हो एक्सचेंज हो सकता। तो ये सब कठिनाई था वस्तु विनिमय प्रणाली को। तो यह सब कठिनाइयों को मुद्रा विनिमय प्रणाली जब आया तो दूर कर दिया। तो मुद्रा ने दूर किया वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होने वाले कठिनाइयों का। 10वां है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कथन है प्रोफेसर हार्टले विदर्स का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। चलिए अगला है, मुद्रा की सर्वग्राह्यता का वास्तविक आधार है। मुद्रा की सर्वग्राह्यता का जो वास्तविक आधार है वह जनता का विश्वास। मुद्रा की सर्वग्राह्यता का जो वास्तविक आधार है वह है जनता का विश्वास। अगला है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है तो शाख मुद्रा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है वह है शाख मुद्रा। 13वां है, मुद्रा का कार्य नहीं है तो मूल्यों को स्थिर रखना। सरकार के लिए धन का एकत्रीकरण। मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्यों को स्थिर रखना, और सरकार के लिए कार्य नहीं है मूल्यों को स्थिर रखना और सरकार के लिए धन का एकत्रित करना। 14वां है, मुद्रा का सहायक कार्य है। तो मुद्रा का जो सहायक कार्य है वो है मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, साख का आधार। यह जो है मुद्रा का कार्य है।
मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, साख का आधार। चलिए 15वां जो प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु एक बुरा स्वामी है। यह कथन किसका? यह कथन रॉबर्टसन का है। उन्होंने कहा है कि जो मुद्रा एक अच्छा सेवक है, मुद्रा एक अच्छा सेवक तो है लेकिन एक जो बुरा स्वामी है। अगला है, मुद्रा का सबसे पुराना रूप, तो वस्तु मुद्रा। मुद्रा का जो सबसे पुराना रूप है वो क्या है? वस्तु मुद्रा है। चलिए अब देखते हैं फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। तो पहला जो इसे क्वेश्चन बनता है वो है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विनिमय समीकरण किसने दिया? मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का विनिमय समीकरण किसने दिया? तो फिशर के द्वारा। अगला फिशर का समीकरण है, फिशर का समीकरण mv इज इक्वल टू pt। फिशर का समीकरण mv इज इक्वल टू pt। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होते हैं? तो बढ़ जाते हैं। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। अगला है, विनिमय समीकरण में v का आशय है। तो विनिमय समीकरण में v का आशय है मुद्रा की चलन शक्ति से। विनिमय समीकरण में v का आशय है मुद्रा की चलन शक्ति से। अगला है, फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक क्या है? तो निश्चित संबंध होते हैं। फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंध। अब जो टॉपिक है वो है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, स्फीति तथा अवस्फीति। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, जो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन 1 में दे देगा स्फीति और 2 में दे देगा अवस्फीति। तो आपको दोनों ऑप्शन को पिक करना होगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन या घटे या बढ़े तो वो स्फीति या अवस्फीति होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, जो मुद्रा स्फीति क्या होता है। मुद्रा स्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। फिर से मैं बताता हूँ मुद्रास्फीति क्या होता है। तो महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। जब सामान मूल्य बढ़ते हैं तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में कमी होती है। जब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति में कमी होती है, ठीक है, मुद्रास्फीति के ऊंचे दर या अपस्फीति की स्थिति जनता के लिए बहुत हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति के ऊंचे दर जनता के लिए क्या होते हैं? बहुत हानिकारक होते हैं और निर्धनता फैलाने का काम करती है। मुद्रास्फीति जो होता है वो निर्धनता फैलाने का काम करती है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की तुलना में आवश्यकता से अधिक पैसा छापने से जन्म लेती है। यह जो स्फीति है वो कब और कैसे जन्म लेती है? तो आवश्यकता से अधिक पैसा छापने से जन्म लेती है। चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन। मुद्रास्फीति का वह अवस्था जिसमें मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें पहला, सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? बढ़ता है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा है मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है और तीसरा है व्यवसाय में वृद्धि होती है। 3 जो है अवस्था मुद्रास्फीति का। अगला है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तो अपस्फीति अनुपयुक्त। यह कथन है किन्स का। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और अपस्फीति को अनुपयुक्त कहा है किन्स ने। अगला है, मुद्रास्फीति की दशा में किन विनियोक्ताओं को लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति जब होता है तो समता अंशधारी जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, उसको बेनिफिट हो जाता है। अगला है, मुद्रा संकुचन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय। तो मुद्रा संकुचन को रोकने का जो एक उपाय है वह है अवमूल्यन। चलिए अगला है, मुद्रास्फीति वह स्थिति या अवस्था है मुद्रास्फीति वह स्थिति या अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। यह कथन किनका? यह कथन है क्रॉथर का। क्रॉथर का कथन है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति या अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। अगला है अवस्फीति। अवस्फीति में क्या होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है
अपस्फीति क्या है, तो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है। अपस्फीति तब होता है, अपस्फीति कब होता है, तो अपस्फीति तब होता है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है। मुद्रास्फीति कब होती, अपस्फीति कब होती है, जब मुद्रास्फीति की दर 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है, तो इस कंडीशन में अपस्फीति का नौबत आता है। अगला है मुद्रा संकुचन को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। मुद्रा संकुचन को रोकने का जो एक महत्वपूर्ण उपाय है वो है अवमूल्य। यह इससे पहले भी डिस्कशन किया गया। अगला है मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सा उपाय करती है। मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा उपाय करती है, तो पहला बैंक दर में कमी, दूसरा है प्रतिभूतियों का क्रय और तीसरा है उपभोक्ता साख में वृद्धि। यह 3 कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्या है। अगला है मुद्रा का सृजन। मुद्रा का सृजन, देखिए इसका जो है वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा निक्षेपों के आधार पर अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हैं, ऋण का और अग्रिम की। वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा निक्षेपों के आधार पर अपने ग्राहकों की सुविधा प्रदान करते हैं, ऋण की और अग्रिम की। अगला है बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, तो बैंक अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष और विकर्ष दोनों सुविधाएं प्रदान करती है। बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, अधिविकर्ष और विकर्ष दोनों का। चलिए अगला व्यापारिक बैंकों के सिद्धांत तथा व्यवहार। इसमें हम अभी एक ही बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग आज एग्ज़ाम दिए हैं और उसका प्रिपरेशन भी पूरे दिन किए होंगे तो थक गए होंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसको थोड़ा डिटेल्स में बनाएंगे और 1 घंटा में पूरे बुक को जो पार्ट बच गया है इससे उसको भी क्लियर कर लेंगे कवर करके। ठीक है, तो इसमें हम एक बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में उसे SBI कहा जाता है। चलिए भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बताना है आपको। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए एस्टैब्लिश यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो कब हुआ, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ये पहले जो था 1955 से पहले इंपीरियल बैंक बिकेम SBI, इनका जो नाम था इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक को 1955 में 1 जुलाई को SBI बना दिया गया। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है, मुंबई में। तो SBI से जुड़ा इतना इन्फॉर्मेशन है, और भी बहुत सारे बैंक के बारे में इस सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ना है, तो एक एक बैंक के बारे में टोटल डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सब्सिडी के बाद आप लोगों के लिए लगातार जो आप लोगों का कॉस्ट है, टैक्स है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या GES है, तो सबका वीडियो इस चैनल से अपलोड होगा। और अच्छा से प्रिपरेशन आप कीजिए और एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए जो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है, आप लोगों का जो लाइक होता है, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लगातार बनाता हूं, तो आप जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और कम से कम शेयर कर दें 1-2 फ्रेंड्स के बीच, 3 फ्रेंड्स के बीच में, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। आप 2-3 शेयर कर दीजिए और उन्हें अच्छा लगेगा तो ज़रूर वो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए तो अभी आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।